स्टूडेंट, नाउ वी टॉक अबाउट द की फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर्स हैं, उन्हें हम देखते हैं बच्चों। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इन्हें किस नाम से जाना जाता है बच्चों? फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से हम इन्हें जानते हैं। और इन्होंने कोशिश की जो शेड्यूल कास्ट है वो लोग गवर्नमेंट जॉब में आसानी से आ सके, इसके लिए उन्होंने बहुत सारे प्रोसेस की। जैसे कि आप उसमें देखते हैं रिजर्वेशन जो सिस्टम है वो इसीलिए लाया गया ताकि सभी लोगों को इक्वलिटी के आधार पर, समानता के आधार पर सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिले। अब स्टार्ट हुई थी जब 20वीं सेंचुरी, उस समय जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है वो स्टार्ट हुआ था। और उस समय ये प्लान किया गया था कि, और ऐसे इमेजिनेशन की गई थी कि जो फ्री इंडिया होगा वो कैसा होगा, उसमें लोग कैसे रहेंगे, लोगों को इक्वलिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, लोगों के क्या राइट्स होंगे। ठीक है, एवरीवन टू बी ट्रीटेड इक्वली, सभी लोगों के साथ कैसा व्यवहार होगा? एक जैसा व्यवहार होगा। और सभी को गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं, गवर्नमेंट में पार्टिसिपेशन करने का इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक है, अब इन्होंने ये जो कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा बना था इसमें अबाउट 300 पीपल ने पार्टिसिपेट किया था, जो कि विभिन्न एरिया से थे, कास्ट से थे, ठीक है, विभिन्न रिलीजन से रिलेटेड थे। और कॉन्स्टिट्यूशन का बनने में कितना टाइम लगा था बच्चों? लगभग 3 साल लगे थे, जिसे कि हम उसमें जानते हैं दिसंबर 1946 में हमारा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली स्टार्ट हुई थी और दिसंबर 1949 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया था बच्चों। ठीक है, 2 ईयर्स 11 मंथ्स और 18 डेज का टाइम लगा था। अप्रॉक्सीमेट उसे क्या कहते हैं? 3 ईयर्स का टाइम कहते हैं। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, सभी जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, डिफरेंट रिलीजन है और रिलीजियस है और कल्चर्स है, इन सबको एक साथ लाने के लिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें व्यवस्थाएं की गई थी। ठीक है, अकम्पनीड बाय पार्टीशंस ऑफ इंडिया। अब इंडिया को किसका सामना करना पड़ा था बच्चों? पार्टीशन का सामना करना पड़ा था। इंडिया को 2 हिस्सों में बांट दिया गया था, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के रूप में। ठीक है, अब उस समय में इंडिया की जो कंडीशन थी कैसी थी? जो प्रिंसली स्टेट थी और जो पुअर सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस थी, लोगों की कैसी हो गई थी? जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो बहुत ख़राब हो गई थी। और जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो भी क्या चाह रहे थे कि हम भी क्या रहें, अलग बनकर रहें। तो इन सबको इकट्ठा करके लाने में और उन सब के लिए इक्वल रूप से अपॉर्चुनिटीज़ देने में सरकार को किसका सामना परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन होने के कारण वो परेशानियाँ क्या हो गई? कम हो गई। अब देखते हैं जो ये डॉक्यूमेंट्स हैं, इस डॉक्यूमेंट्स से क्या रिफ्लेक्ट होता है? ये रिफ्लेक्ट करता है रेस्पेक्ट फॉर मेंटेनिंग डाइवर्सिटी। ये क्या करता है? डाइवर्सिटी मेंटेन करता है और किसको प्रिजर्व करता है? नेशनल यूनिटी को प्रिजर्व करता है। बच्चों, हम चाहे किसी भी जगह के रहने वाले हों, किसी भी भाषा को बोलते हों या कैसे भी हमारी वेशभूषा, किसी भी कल्चर को हम फॉलो करते हों, लेकिन सबसे पहली चीज़ क्या है जब डाइवर्सिटी में यूनिटी आती है तो वो है कि हम सब एक भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं। अब जो देखते हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके पिलर्स क्या क्या हैं, किनके द्वारा ऐसे कौन से एस्पेक्ट्स हैं जिनके द्वारा हम ये कह सकते हैं कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो पूरे वर्ल्ड का ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशन है। पिलर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फर्स्ट है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मतलब है बेटा पावर। पावर 3 टाइप से है, लोकल में, स्टेट में और सेंटर में। लोकल में जैसे आप देखते हैं, गांव में देखते हैं पंचायत सिस्टम है, शहरों में आप देखते हैं जिला परिषद वगैरह है, और जो स्टेट है, स्टेट में विधानसभा एंड विधान परिषद को आप देखते हैं। ठीक है, और सेंट्रल लेवल पर अगर हम बात करें तो सेंट्रल लेवल पर हम किसको देखते हैं बच्चों? सेंट्रल लेवल पर हम राज्यसभा और लोकसभा को देखते हैं। ठीक है, व्हाइल ईच स्टेट एंजॉय ऑटोनॉमी इन टर्म ऑफ पावर्स। और ये जो सारी गवर्नमेंट्स हैं ये अब अपनी जगह पर क्या कर रही हैं? अपनी पावर्स को यूज कर रही हैं। लेकिन कई नेशनल जो कंसर्न है, जो नेशनल सिक्योरिटी के जब कंसर्न की बात आती है तो सभी स्टेट किसको फॉलो करती है बच्चों? सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉलो करती है। ठीक है, और जो स्टेट गवर्नमेंट है उनकी जो एजेंट्स हैं वो किसके एजेंट्स हैं बेटा? वो सेंट्रल गवर्नमेंट की एक एजेंट्स के रूप में कार्य करती हैं। ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। बच्चों, इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को स्थापित किया गया है। ये क्या करता है बच्चों? ये गारंटी देता है किसकी?
इक्वलिटी की और यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज की, यानी कि जो भी गवर्नमेंट में जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे वो किसके द्वारा चुने हुए, कॉमन मैन के द्वारा चुने गए होंगे, भारत की जनता के द्वारा चुने जाएंगे। ठीक है। पीपल हैव रोल इन इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव, एनकरेज डेमोक्रेसी एंड ब्रेक कल्चर्स ऑफ कास्ट, यानी कि किसको एनकरेज करना है, डेमोक्रेसी को एनकरेज करते हुए कास्ट, क्लास, जेंडर के आधार पर जो भी डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको खत्म करने की बात किसमें कही गई है बच्चों, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कही गई है। वो एक इसका एक पिलर है, क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट पिलर है इसका सेपरेशन ऑफ पावर, यानी कि पावर किसी एक व्यक्ति के अंदर या किसी एक संस्था के अंदर बनकर नहीं रह रही है। अब बात करते हैं सेपरेशन ऑफ पावर में 3 पिलर्स हैं इसके। फर्स्ट है लेजिस्लेचर, सेकंड है एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड है जुडिशरी। अब ईच ऑर्गन परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, जो भी ऑर्गन है वो अलग अलग फंक्शन को अपना अपना रोल निभाते हैं। और एंड चेक अदर्स ऑर्गन्स, और दूसरे ऑर्गन्स की चेक करते हैं कि वो जो ऑर्गन्स है वो बैलेंस कर रहे हैं पावर का या नहीं कर पा रहे हैं। जैसे जो एग्जीक्यूटिव्स है वो क्या करती है बच्चों, इम्प्लीमेंट करती है किसको, लॉज को लागू करती है। ठीक है। एंड रन गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट चलाती है। और जो जुडिशरी है बेटा, जुडिशरी एक सिंपली कोर्ट का सिस्टम है, जो कि आप देखते हैं कि स्टेट लेवल पे अगर हम कोर्ट को देखें तो सबसे हाईएस्ट कोर्ट कौन सी होगी, हाई कोर्ट। और सेंट्रल लेवल पर अगर हम कोर्ट के सिस्टम में देखें तो सबसे हाईएस्ट कोर्ट कौन सी होगी, सुप्रीम कोर्ट। और इसी तरीके से बात करते हैं लेजिस्लेचर की। लेजिस्लेचर में बच्चों स्टेट में जैसे लेजिस्लेचर विधानसभा, विधान परिषद है, उसी तरह सेंटर में राज्यसभा और लोकसभा है। जैसे ये सभी विधानसभा, विधान परिषद के लोग और राज्यसभा, लोकसभा के जो सदस्य हैं वो किसके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, पीपल के, जिसके कि कौन इलेक्ट करता है, जो गवर्नमेंट है इंडियन भारत के जो आम आदमी हैं वो उन्हें क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव के रूप में इलेक्ट करते हैं और फिर उन्हें वहाँ पर अपने रिप्रेजेंटेटिव बनाकर भेजते हैं। उनके बिहाफ पर वो लोग रूल बनाते हैं और उन रूल्स को एग्जीक्यूटिव करने के लिए, चलाने के लिए एक एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है। और वो रूल सही से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहे हैं, क्या क्या कमियां हैं, तो उसके लिए जुडिशरी का सिस्टम इंडिया में डेवलप किया गया है। और है बेटा इसमें फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स के बारे में देखेंगे। रेफर्स एज कंसाइंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसे भारतीय संविधान की अंतरात्मा भी कहा जाता है। गार्ड अगेंस्ट मिसयूज ऑफ स्टेट पावर, ये जो स्टेट पावर की जो मिसयूज होती है उनके अगेंस्ट किसको गार्ड करता है, सिटीजन्स को गार्ड करता है। प्रोटेक्ट सिटीजन को प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट आर्टिबिट्री एंड एब्सोल्यूट पावर। आर्टिबिट्री और एब्सोल्यूट पावर किसकी, स्टेट की, उसके विरुद्ध सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करता है। एवरी सिटीजन मस्ट क्लेम इट एंड मस्ट बाइंड ऑन एवरी अथॉरिटी दैट हैज़ गॉट पावर टू मेक लॉज, यानी कि कोई भी अथॉरिटी जो सिटीजन्स हैं उनको, उनके जो वो पावर है, उनके जो राइट है उनको क्या नहीं कर सकती, एबॉलिश नहीं कर सकती, उनको हटा नहीं सकती। ठीक है। अगर किसी जगह ऐसा महसूस होता है सिटीजन्स को कि उनके राइट के अगेंस्ट कुछ काम किया जा रहा है तो जो सिटीजन है वो कोर्ट में अपने लिए अपनी एक अर्जी दायर कर सकते हैं और उनके खिलाफ एक केस दायर किया जा सकता है जिन्होंने उनके जो राइट्स हैं उनको अबॉलिश किया है। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, स्टेट पॉलिसीज के जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 4 में वो लिखे गए हैं। सेक्शन वाज डिजाइन टू एंश्योर ग्रेटर सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, कि सोशल और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए क्या किया गया है, स्टेट पॉलिसी को डिज़ाइन किया गया है। अब सेक्युलरिज्म, जो 5th उसका जो पिलर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्या है, सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म का मीन्स है बच्चों किसी भी कोई भी ऑफिशियली डज नॉट प्रमोट एनी रिलीजन, कि जो इंडियन गवर्नमेंट है या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो ऑफिशियली किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं करेगा। ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि हिंदुइज्म को प्रमोट किया जा रहा है या इस्लाम को प्रमोट किया जा रहा है। ये सभी धर्मों को समान रेस्पेक्ट देता है और सभी धर्मों के जो द्वारा किए गए रिचुअल्स है उनको करने की उस धर्म के लोगों को क्या होती है, आज़ादी होती है। अब पार्ट 3 की बात करते हैं बेटा। पार्ट 3 में क्या है, फंडामेंटल राइट्स है। कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में इनको लिखा गया है। अब ये राइट्स अलग अलग टाइप के दिए हुए हैं। 6 राइट्स हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक सिटीजन के को दिए गए हैं, जिसमें फर्स्ट है राइट टू इक्वलिटी। अब बच्चों जब बात करते हैं हम राइट्स की तो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंट आर्टिकल्स में
अलग अलग उसमें लिखे गए हैं और हर आर्टिकल्स में इनको एक सिस्टमेटिक ढंग से लिखा गया है ताकि किसी को भी कोई दिक्कत ना हो। अगर किसी को कोई परेशानी होती है तो वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बुक को उठाकर देखे तो उन्हें अपनी सभी तरह के जो वो है राइट्स हैं उनकी जानकारी मिल सकती है। फर्स्ट है राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी के अंतर्गत आर्टिकल 14 में कहा गया है कि सभी लोग जो सभी सिटीजन हैं वो लॉ के सामने सब क्या है, बराबर है, कानून सबके लिए एक समान है। आर्टिकल 15 कहता है कि जो क्या होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए किसी के जन्म के आधार पर, रेस के आधार पर, कास्ट के आधार पर, सेक्स के आधार पर, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर किसी से भी डिस्क्रिमिनेशन, किसी से भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 16 कहता है कि जो अपॉर्चुनिटीज़ है, जो एम्प्लॉयमेंट की, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटी है वो सबके लिए क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। आर्टिकल 17 कहता है कि जो अनटचेबिलिटी है वो खत्म होनी चाहिए।